इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फला, कछु नहीं होए। क्या करते हैं महाराज? अर्घ हाथ में लेते हैं, हाथ में अर्घ को लेकर के जितना बड़ा बिंब है उस बिंब की पूरी ऊपर से ऐसे उतार करके 3 बार ऐसा करके उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई, और फिर बिंब के सामने अर्घ चढ़ा करके, और जब गवासन से नमोस्तु करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप देखिए कि जीवन में शारीरिक क्षमताओं का कैसा अद्वितीय विकास होता है, अद्वितीय। जिन बच्चों के हाथ पैर खराब हो जाते हैं, पैरालाइज्ड पर्सन्स होते हैं, महिलाओं में जिनको वैक्स फॉल्सी हो जाता है, ये सब मंदिरों में जाकर के जब इस तरीके से नमोस्तु नमस्कार करते हैं, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम्स हो, इन सब चीज़ों में अद्वितीय रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि शांति धारा के मंत्रों में सारी चीज़ों की कल्पना व्यवस्थाओं को करके वहाँ पर प्रार्थना करी जा चुकी है। लेकिन हम इस विज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण पता नहीं क्या करते हैं मंदिर जाकर के, कि जिन भगवान के मंदिर भी जाते हैं बीमार भी पड़ते रहते हैं, पटपटा करके मरते भी रहते हैं, कोई बचाने वाला तक नहीं मिलता है। मैं वही बार बार सोचता हूँ कि पूर्वजों ने इतने बड़े शिखर, भौरे, जिनालय सब कुछ बनाया है, ये सौंदर्य को हम विकसित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम उस विज्ञान से शून्य होकर के सिर्फ एक धन के विज्ञान पे लग गए। सुबह से लेकर शाम तक हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। हाय पैसे से तो बहुत कुछ होता नहीं बंधु। जब इस विज्ञान को जान लिया, सब कुछ हो गया, भरत को पता चला कि महाराज चेटक जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा और चेलना का कोई अंतरंग संबंध हो गया है, क्योंकि मंत्र के विज्ञान से महाराज चेटक अनभिज्ञ थे कि मंत्र की शक्ति भी हाथ में हो सकती। महाराज चेटक को विश्वास ही नहीं था इस बात का। महाराज चेटक इतने क्रोधित हुए कि महाराज चेटक ने कह दिया गुप्तचरों से कि किसी भी कीमत पर अब भरत की धीरे से व्यवस्था कर दो। इशारा बस किए जाते हैं, इशारों में सारी बातें हो जाती हैं। गुप्तचर एक बार में समझ गए। समझ लो, समझने का मतलब, तो जैसे ही चेटक को लगा कि इनका काम कर देना है अब, और चेटक ने गुप्तचरों से कहा कि और भरत को दैव योग से ये बात पता चल गई कि महाराज चेटक उस प्राकृतिक चित्र को बनाने के कारण मुझ पर शंका भी कर रहे हैं, क्रुद्ध भी हैं, और अब मेरा कुछ बहुत गंभीर अहित भी हो सकता है। और चेटक रातों रात अपना तूलिका, अपने सामग्री उठा करके, और जिस सौंदर्य के साथ वहाँ पर आया था, और चुपचाप घनघोर रात्रि में निकल करके वापस जाकर के राजगृह में जाकर के पहुँच जाता है। राजगृह में मगध के सम्राट महाराज श्रेणिक राज्य कर रहे होते हैं, और भरत वहाँ पर कुछ दिनों तक तो पहले अपने जीवन की स्वस्थता निश्चित करता है कि यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा है नहीं। और एक दिन महाराज श्रेणिक जब अपने राजमहल में बैठे होते हैं, वो चेलना का वह अद्वितीय चित्र बना करके, प्राकृतिक चित्र बना करके महाराज श्रेणिक के सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है। श्रेणिक बोलते हैं, ये तुम्हारी कल्पना है कि कोई अप्सरा, कोई देवी है कि किसी का दैवी प्रसाद, क्या है ये? तब अगर ये कोई है, वास्तव में कोई है, तो फिर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, मुझे बताओ। भरत चित्रकार ने बस इतना ही बात कही कि सिंधु देश के विशालापुर नामक नगर में महाराज चेटक की पुत्री ये चेलना है। चेलना के साथ इसकी एक और बड़ी बहन ज्येष्ठा और छोटी बहन चंदना है। तीनों अविवाहित हैं, तीनों रूप लावण्य में भरी पड़ी हैं, लेकिन चेलना का कोई जवाब। जब ऐसी बात भरत ने खुद कह दी और चित्र भी दिखा दिया, जब महाराज श्रेणिक उस चित्र को देख करके ऐसे कामासक्त हुए
कि उसी वक्त से उनकी भूख मर गई, पूरी भूख मर गई। भरत अपने चित्र को दिखा करके तो चला गया, चित्रकार ने सिर्फ चित्र दिखाया, चित्र दिखा करके वो चला गया, लेकिन देखने वाले की नींद हराम कर। चित्र को देखने पर महाराज शैणिक की नींद हराम हो गई। बंधुओं सोचिए, और आप तो चलचित्र देखते हैं। महाराज शैणिक के सामने चलचित्र की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर ना कोई ऐसा कोई मतलब मूवी चलती थी, ना कुछ होता था। वहां पर तो सिर्फ कलाकारियों के कलाकारों से बहुत कुछ देखा जाता था। भरत ने सिर्फ चित्र दिखाया महाराज शैणिक को, चित्र देख करके, लेप चित्र को देख करके चेटक के अंदर, महाराज शैणिक के अंदर ऐसी कामाग्नि पैदा हुई कि महाराज शैणिक की उसी वक्त से भूख ही खत्म हो गई। जब पूरी भूख खत्म हो गई, महाराज शैणिक उदास होकर के बस एक बात सोचने लगे कि अगर ये वास्तव में स्त्री है और इस धरती पर है, तो इसको पाए बिना मेरे जीवन नहीं है। उस समय महाराज शैणिक का विवाह हो चुका था, महाराज शैणिक के पुत्र पुत्रियां सब थे, लेकिन बड़ी उम्र में भी महाराज शैणिक को इस तरह की कामाग्नि जब एक चित्र को देखने पर पैदा हो गई। उस ग्रंथ को पढ़ते वक्त मुझे बार बार एक बात लग रही थी कि महाराज शैणिक सिर्फ चित्र देख करके प्रभावित हुए। हम 24 घंटे एंड्रॉइड पे चलचित्र देखते हैं, हमारे अंदर की कामाग्नि, हमारे अंदर की वासना, हमारे अंदर की धैर्य क्षमा कहाँ चली जाती है कुछ पता भी नहीं चलता होगा। क्योंकि याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् सूत्र है, आचार्य भगवंत ने कहा है कि आगम ग्रंथों में जो शब्द की संयोजन बना करके बात कही गई है वो जैसी थी वैसी की वैसी कही गई, और मैं आपको वैसी की वैसी ही सुना रहा हूं, वैसी की वैसी ही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और भरत चित्रकार ने वो चित्र सामने क्या रखा, महाराज की नींद हराम। दूसरे दिन सुबह सुबह जब कुमलाया हुआ उदास सा चेहरा देखा, तो उनके जो पुत्र थे अभय कुमार, उन अभय कुमार ने पिता से पूछ ही लिया, महाराज क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब एक पिता अपने पुत्र से अपने मन के अंदर उत्पन्न हुई वासना की चर्चा कैसे करे। बड़ी कठिन बात थी कि पुत्र एक बार पिता से कह दे कि मुझे कोई कन्या पसंद है तो बात समझ में आती है, लेकिन बड़ी उम्र पर पिता पुत्र से कैसे कहे कि मेरे अंदर वासना का ऐसा गुबार उठ रहा है कि मुझे न तेरी माँ अच्छी लग रही है, न तू अच्छा लग रहा है, न तेरा राज्य अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने महाराज शैणिक की खड़ी हो गई। अभय कुमार उनका पुत्र निरंतर बार बार पूछ रहा था, और पूछते 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 महाराज शैणिक ने एक हाथ अभय कुमार के कंधे पर रखा और अभय कुमार से बोलते हैं, बेटा मेरे अंदर का भाव मैं तुमसे कहूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अभय कुमार पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, लेकिन महाराज शैणिक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और महाराज चेटक शुद्ध दिगंबर जैन धर्म का अनुयायी था। उसकी पूर्व में घोषणा थी इस बात की कि हम जब भी अपनी कन्या का विवाह करेंगे सिर्फ जैन कुल के परिवार में करेंगे, हम अजैन को अपनी कन्या नहीं देंगे। ये बात भरत चित्रकार के माध्यम से महाराज शैणिक के कान तक पहुंच गई थी। महाराज शैणिक बार बार एक ही चीज सोच रहे थे कि मैं जैन होता तो फिर भी मुझे वो कन्या मिल जाती, लेकिन हम दोनों अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी, और मैं कैसे किसी से कहूं कि मैं उस कन्या के बिना मेरी नींद और भूख दोनों खत्म हो गई। प्रथमम जायते चिंता द्वितीयम दष्टमिच्छति, पहले तो चिंता होती है, फिर देखने की इच्छा होती है। एक एक करके काम के 10 वेग होते हैं, और 10वें वेग पर तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है। तो धन धान्य भी मगध देश में इतना ज़्यादा है कि कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन इसका राजकोष खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे पर वो जो आकुलता, वो जो अप्रसन्नता, वो जो आपके चेहरे पर म्लानता दिख रही है, मुझे अपना मंत्री समझ करके ही लेकिन वह बात कह दीजिए। जब पुत्र ने पिता से ऐसी बात कही, उस वक्त महाराज शैणिक से रहा न गया। महाराज शैणिक ने भरत चित्रकार के द्वारा दिखाया गया वो जो चित्र था वो अभय कुमार के हाथ में दे दिया। बोला, जब से मैंने ये चित्र देखा है तब से मैं अपने आप में रह नहीं पा रहा हूं। इस स्त्री को देख करके, इस कन्या को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है
कि अगर ये ना मिली तो मगध का अधिपति होना भी मेरे लिए व्यर्थ की बात है। अब ये इतनी ऐसी घृणित बात थी, मैं तुमसे कैसे कहता, इसलिए संकोच पर बहुत देर लगाई, लेकिन मेरा चित्त इस चित्र में दिखने वाली स्त्री के बिना रह नहीं पा रहा है। जब महाराज श्रेणिक ने यह बात अपने ही पुत्र अभय कुमार से कह दी, अभय कुमार ने चेलना का वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चित्र मात्र एक नज़र में देखा और देखते ही साथ पिता से कहते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन है ये? तब महाराज श्रेणिक ने बताया कि ये विशालपुर नाम के नगर में, जो सिंधु देश पर स्थित है, महाराज चेटक की पुत्री है चेलना। और महाराज चेटक का इस बात का संकल्प है कि हम सिर्फ जैन धर्मावलंबी को ही अपने राज की कन्या देंगे, अजैन को हम अपनी कन्या नहीं देंगे। अभय कुमार बोलते हैं महाराज श्रेणिक से कि कौन सी बड़ी बात है महाराज, ये कन्या आपके पास स्वयं चल के आएगी। अगर ये कन्या जैन है और अगर इसके पिता का यही संकल्प है कि हम जैन को ही ये कन्या देंगे, तो फिर निश्चित मानिए कि कन्या आपके हाथ में होगी। प्रकृति का एक नियम हमको याद रहता है, लेकिन हम एक नियम हमेशा भूल जाते हैं। प्रकृति में जब कभी भी देखिएगा, जब कभी भी आपको किसी के प्रति स्नेह होता है, अचानक स्नेह होता है, कई बार आपको ट्रेन में चलते हुए किसी मुसाफिर को देख करके प्रीति के परिणाम हो जाते हैं। कई बार प्रीति बस में बैठने पर बगल वाले को देख करके पैदा हो जाती है, कई बार साधु को देख करके हो जाती है, साध्वी भगवंतों को देख करके हो जाती है, कई बार मोहल्ले पड़ोस के लोगों को देख करके हो जाती है। और प्रेम भी ऐसी अजीब सी चीज़ है कि बेवजह प्रेम हो जाता है, उसकी कोई वजह नहीं होती। सब था महाराज श्रेणिक के पास, लेकिन एक चित्र को देख करके महाराज श्रेणिक के मन में बेवजह प्रेम पैदा हो गया। लेकिन हमारे साथ भी ये दिक्कत है कि हम बेवजह प्रेम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे बेवजह प्रेम हुआ है, ऐसे बेवजह नफरत भी एक दिन पैदा हो जाती है। जब हम ये बात भूल जाते हैं कि बेवजह प्रेम, एक दिन बेवजह नफरत पैदा हो जाएगी। जितने भी शादी संबंध होते हैं घर के अंदर देखिएगा, जब शादी संबंध होते हैं तो आपस में कितनी उत्सुकता, उत्साह और प्रेम होता है। और प्रेम भी कई बार बेवजह होता है, कई बार वजह के साथ भी होता है। लेकिन हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि बेवजह नफरत जिस दिन पैदा होगी, उस दिन बेवजह का प्रेम जो दाग हमारे जीवन पर छोड़ करके जाएगा, उस चीज़ को कौन संभालने वाला मिलेगा। आज हमारा अट्रैक्शन है किसी व्यक्ति के प्रति, हम उससे विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेवजह बस अच्छा लगता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब बेवजह नफरत का पौधा घर के अंदर उमड़ेगा, उन्हीं अफेयर्स वाले लोगों की एक हिस्ट्री देखिए। दुनिया में सर्वाधिक जितनी भी प्रेम कथाएं, गाथाएं, इतिहास में कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, इन सब लोगों को असफलता ही लास्ट में हाथ में लगी है। चाहे वो लैला मजनू की कहानी हो, चाहे हीर रांझा की, चाहे रोमियो जूलियट की हो, किसी को किसी का प्रेम ही नहीं मिला। असफल लोगों की प्रेम कथाएं हमने अपने माथे में रखी और उनके प्रयासों को दिमाग में रख लिया कि उसने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे, और हमने अपने प्रेम को भाग्यवशात पा भी लिया, तो भी क्या होता है, उन्हीं अच्छे प्रसंगों में जब अच्छा समझ करके, अच्छा विचार करके बच्चे शादी कर लेते हैं, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, पहली विदा के बाद, 1 साल के बाद पहला बच्चा पेट में है, और उसी बीच में जब डिवोर्स के पेपर फाइल होते हैं, तब वो चीज़ आगम ग्रंथों की याद आती है कि बेवजह प्रेम होता है और बेवजह नफरत होती है। किस बात से नफरत है कि वो रोज़ दिन में दरवाजे तेज आवाज़ में बंद करती है। इस बात से नफरत है कि वो बहुत तेज आवाज़ में बोलती है। इस बात से नफरत है कि वो रोज़ सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती है। ये छोटी छोटी सी बातों में बड़ा बड़ा प्रेम कहाँ चला जाता है। लेकिन वो जो प्रेम हमने किया था और जिसके पीछे हम परेशान थे, उसको पाने के बाद जीवन में वो जो प्रेम दाग और अभाव छोड़ करके जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कभी भी जीवन के अंतिम बसंत तक नहीं होती। एक बार शादी कर लो बंधुओं, जीवन भर सलाती है इस बात के लिए
कि फालतू में बेवजह प्रेम किया था, कुछ नहीं धरा था, और फिर अंत में कुत्ते की हड्डी के जैसा चबाना रह जाता है मात्र शेष, कि मन के अंदर सिर्फ एक हतोत्साहीपना ही जीवन में गृहस्थों के दिखाई देता है। कोई भी गृहस्थ शादी के 3 साल बाद ही इतना असंतुष्ट हो गया, कई लोग तो 2 महीने बाद ही असंतुष्ट हो गए, और जिनकी रोज रोज ऑब्जेक्ट बदलने की आदत है उनका तो कहना ही क्या। प्रेम की ऐसी कहानी है कि बुद्धिपूर्वक किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बुद्धिपूर्वक प्रेम भारतीय संविधान में जैसे पहले होता था, अरेंज मैरिज होती थी, और अरेंज मैरिज में हमारे दादा दादी लोगों तक तो हमें याद है इस बात का कि दादा ने देखा नहीं कि दादी कौन सी आ रही हैं, फोटो तक नहीं दिखाई गई, घर के लोग गए ब्याह पक्को करो, चले आए, तुम ब्याह पक्को कर दो, कहाँ कर दो, इतने कर दो, कैसी है, 7 लोगों ने देख लो है, अब इतने लोगों को दिमाग चल रहा है, तुम्हें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, काली है, गोरी है, सांवली है, ठिनगी है, मोटी है, नाटी है, पढ़ी लिखी है, कैसी है, ज़्यादा दिमाग न चलाओ, हम कराएं तुम्हारा पक्को ब्याह। पहले ज़माने में होता था, पहले विवाह होते थे, विवाह के बाद संबंधों में सामंजस्यता बनती थी, फिर प्रेम ऐसा स्थायित्व लेता था कि उस दंपति की जिसने शादी के पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है, 10-10 संतानें हो जाती। आज शादी के पहले सब कुछ समझने के बाद हम एक संतान करने के लिए 1000 बार सोचते हैं। पहले तो ये बात चलती थी भारत में कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब तो एक भी बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या हो गया, सेटलमेंट का ज़माना है महाराज, शादी कर ली, कुछ हो गया, लेकिन अब नहीं जम रहा, तो बहुत सहज है डिवोर्स फाइल करना, बहुत सहज है संबंध विच्छेद करके रह लेना। महाराज शैणिक ने जब अभय कुमार को क्या संवाद होता है, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। इस अद्भुत दृश्य को, इस अद्भुत कथानक को गतिमान करने के लिए अब आप भी अपने कर्णपुटों को खोल करके रखिएगा। मैं निरंतर रोज प्रतिदिन उस महाराज शैणिक के, अभय कुमार के, चेलना के संवाद, और ये वास्तव में तो चेलना की एक ऐसी कथा है कि उस चेलना ने, उस फूल ने एक कांटे को फूल बना दिया। क्या है वो चेलना कि जिसने एक शिकारी को तीर्थंकर बना दिया। ऐसी कोई चेलना इस सृष्टि पर कैसी होती है, क्या चेलना है, क्या सद्गुण है, क्या संवाद है, पुनः प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं, आप बहुत ज़्यादा रम गए होंगे, कल प्रतीक्षा करिएगा इसी संवाद की। पुनः मंच पर मैं उपस्थित होऊंगा इस संवाद के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि कथानक जो चल रहा है याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, आप इसमें से बहुत कुछ निकालने की कोशिश करिएगा। 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, 9 कर्म है, निमित्त है, वासना है, राग द्वेष है, साधना है, मंत्र शक्तियां हैं, गृहस्थ धर्म है, बेटियों का सौंदर्य है, सब कुछ इसमें समाहित है। एक ऐसा संपूर्ण साहित्य है आगम का जो प्रत्येक परिवार के उत्थान की एक यशोगाथा लिखता है। वह यशोगाथा आपके घर के अंदर भी लिखी जाए, लोगों को प्रेरणा भी दीजिएगा, संवाद की प्रतीक्षा भी करिएगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।